जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी और वो इंडिया के जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसके ऊपर ऐसी एक कहानी लिखी थी मैंने। तो उस पे एक सज्जन ने कमेंट किया कि अरे हिंदुस्तान में पैसा ही नहीं है लोगों के पास, हैं सिर्फ मात्र 10 करोड़, इस देश में मात्र 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, तो मैंने कहा यार इस आदमी को मैं क्या जवाब दूं। मुझे लगता है ये तो गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है कि इस देश में मात्र 10 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो 10-25,000 रुपये महीना या उससे ऊपर कमाते हैं। तो मैंने उसको कहा भैया, और आप लोगों में भी से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये जो आप लोग टाई लगा के सवेरे जाते हो ना, सुबह 7 बजे नौकरी पे और रात को 8 बजे वापस आते हो, और आपने जो ये ईएमआई पे बैंक से कर्जा लेके एक कमरे का दिल्ली में फ्लैट ले लिया है और एक कर्जे की गाड़ी ले ली है, तो आपको लगता है कि आप ही एकमात्र पैसे कमाने वाले हो इस देश पे और ये देश आपके सिर पे ही चल रहा है। और भैया, ये जो तुमको जो दीनहीन लोग इस देश में दिखाई देते हैं ना, ये तुमसे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। हाँ, हमारे देश का सिस्टम अभी इनको टैक्सेशन वाले सिस्टम में ला नहीं पाया और हमारा देश इनके इस छुपे हुए हिडन टैलेंट को पहचान के उसको उसको स्ट्रीमलाइन करने में असफल हो रहा है। मैं आपको अपना अपना स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ। मैं जालंधर में एक बार अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ये आज से करीब 5-7 साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। तो वो जो रिक्शा वाला था, मैं उससे ऐसी बातें करने लग गया। तो मैंने पूछा कहाँ है, क्या तो बोला वो किशनगंज, बिहार, एकदम बंगाल बॉर्डर पे जो किशनगंज है ना, वहाँ का रहने वाला था। तो मैंने पूछा यहाँ किशनगंज में रिक्शे नहीं चलते क्या, जो तुम लोग यहाँ आ जाते हो इतनी दूर? कहता नहीं बाबूजी, बहुत सारी सोशल इम्प्लीकेशंस उसने मुझे गिनाई। कि कहते एक तो हमारे गांव के लोग ये थोड़ी ना जानते हैं कि हम यहाँ रिक्शा चलाते हैं। वो तो ये समझते हैं कि हम कहीं काम करते हैं, हम भी वाइट कॉलर जॉब करते हैं। हमारे गांव के लोग ये नहीं जानते कि मैं रिक्शा चलाता हूँ यहाँ। तो मैंने पूछा अच्छा क्या है तुम्हारी इक्वेशन? तो उसने बोला जी हम 5 भाई यहाँ इस जालंधर शहर में रहते हैं और वो पांचों यहाँ रहते हैं और उनमें से किसी एक या दो भाइयों की जो फैमिलीज हैं, वाइफ्स जो हैं, वो यहाँ रहती हैं, वो जो सबके लिए बनाती खिलाती हैं, और इनके फादर वहीं किशनगंज में रहते हैं। एकदम ट्रू स्टोरी है। तो मैंने पूछा वो क्या करते हैं? तो वो कहते हैं जी वो और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ ब्रीफकेस में नोट भर के जमीन देखते हैं खरीदने के लिए, जमीन ढूंढते हैं सारा दिन। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि एक रिक्शा वाले ऐसी बात कर रहा है। तो मैंने पूछा क्या है, मैंने उसकी इक्वेशन पूछी। तो उसने बोला जी हम 5 भाई हैं और ये आज से 7-8 साल पुरानी बात है। अपने आज जो मैं ऐसे फिगर्स बोल रहा हूँ उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कहते हैं जी हमारा एवरेज जो दिहाड़ी है रिक्शे में जालंधर में, वो 500-700 हज़ार रुपया, मतलब 500 रुपये से लेके 1,000 रुपया पर डे की हमारी दिहाड़ी बनती है। खैर ये तब की बात है जब ये ई रिक्शा जो है ना, ये नहीं आया था मार्केट में और रिक्शे अभी चलते थे। ई रिक्शा ने तो रिक्शा को रिप्लेस कर दिया ना। तो उसने बोला कि जी हम 500-700 और कभी-कभी 1,000 रुपए हमारी दिहाड़ी बन जाती है। तो 5 भाई हैं हम, तो इसका मतलब हम पाँचों भाई मिलके रोज़ाना 3 से लेके 5,000 रुपए रोज़ कमाते हैं। तो जो परिवार 3 से लेके 5,000 रुपया रोज़ कमा रहा है, इसका मतलब वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और उन्होंने अपना जो सिस्टम बताया मुझे रहने का,
तो वो है कि सरदार जी हैं एक जालंधर में, उनका यही बिजनेस है कि उन्होंने रिक्शा वालों के लिए एक बहुत बड़ा कंपाउंड में रिक्शा की पार्किंग और रिक्शा वालों के लिए क्वार्टर्स बना रखे हैं। और उस पार्किंग में लगभग 100-150 रिक्शे जो कि सरदार जी के हैं वो खड़े होते हैं। तो ये जितने रिक्शा वाले हैं, आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाओ उनको तो वो आपको रिक्शा भाड़े पे दे देते हैं। तो उनके सरदार जी के 150 तो रिक्शे चलते हैं भाड़े पे, प्लस उन्होंने उन 150 लोगों के लिए हाउसिंग बना रखी है, छोटे छोटे एक रूम के सेट्स बना रखे हैं, कॉमन टॉयलेट्स बना रखे हैं। और वो उसका उनको भाड़ा आता है, मैं सरदार जी की बात बता रहा हूं। और जितने भी रिक्शा वाले हैं वो जो कुछ भी कमाते हैं प्रतिदिन शाम को आके सरदार जी के पास जमा कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कितने रिक्शा वाले हैं जी? कम से कम 150 रिक्शा वाले हैं। तो मैंने कहा यार उसके बाद में सरदार जी के पास तो रोज 1-1.5 लाख रुपया तुम लोग जमा करते हो। तो मैंने पूछा उनके पास क्यों जमा करते हो? तो उन्होंने बोला जी बात ये ना कि हम 1000 रुपए रोज कमाने वाले लोग हैं, 5 भाई हैं, 5000 रुपये रोज हमारे पास हो जाते हैं, 5 दिन में तो 25,000 रुपये हो जाएगा। तो हम 25,000 रुपये उस एक कमरे के घर में हम रहते हैं, कहाँ रखेंगे? तो वो सरदार जी के पास पैसा, वो सरदार जी हमारे लिए बैंक की तरह है। तो मैंने कहा सरदार जी? कहता जी नहीं, सरदार जी 30-35 साल से इस बिजनेस में और आज तक सरदार जी का रिकॉर्ड है कि सरदार जी ने आज तक किसी भी रिक्शा वाले के 1 पैसे की भी हेरा फेरी नहीं की, बल्कि बहुत सारे रिक्शा वाले जब घर जाते हैं या जब घर पैसे भेज रहे होते हैं तो सरदार जी उनको सॉफ्ट लोन्स भी दे देते हैं कि चल तू ये इतने, उसने बोला जी मेरी बहन की शादी है, मुझे आप लाख रुपए दे दो, तो सरदार जी दे देते हैं। और तो मैंने कहा यार सरदार जी के पास अगर 1-1.5 लाख रुपए का रोज का कलेक्शन है तो सरदार जी के पास तो इंटरेस्ट फ्री हर महीने के 30-35 लाख रुपए की कलेक्शन आ रही है। सरदार जी तो खुद ही बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और सरदार जी का देख लो ना ट्रस्ट, कि 150 रिक्शा वाला उनके ऊपर अपने पिता से ज्यादा ट्रस्ट करता है। अच्छा, मैंने कहा हाँ तुम्हारा क्या है? कहता जी हम 5 भाई हैं, 3 से लेके 5,000 रुपये रोज कमाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना हम कमाते हैं। कहते और? मैंने कहा इसके अलावा क्या करते हो? कहता जी हम 45 दिन का सीजन लगाते हैं कश्मीर में। तो मैंने पूछा कश्मीर क्या करने जाते हो? कहते वो धान की रोपनी करने हम कश्मीर जाते हैं। तो मैंने पूछा कि धान की रोपनी करने कश्मीर क्यों जाते हो? तो कहता है जी जो धान हम रोप देंगे बिहारी, वो कश्मीरी रोप पाएगा क्या? मैंने कहा अच्छा तुम्हारी रोप, हालांकि मुझे मालूम था कि बिहार की लेबर क्या जबरदस्त धान की रोपनी करती है। तो मैंने पूछा वहां? कहता जी वहां हमें बहुत अच्छा रेट मिलता है। मैंने कहा रेट तो पंजाब में भी रोपनी का बहुत अच्छा है। कहता जी यहाँ से 1.5 गुना 2 गुना मिलता है कश्मीर में। अच्छा, मैंने कहा। तो मैंने पूछा, कहता जी हमारा 45 दिन का जो सीजन होता है वो मिनिमम हम वहां से 60-70 हजार रुपए लेके आते हैं 45 दिन में, एक व्यक्ति। कहता हम पांचों भाई धान के सीजन में अपनी रोपनी बंद करके, अपनी रिक्शा पुलिंग बंद करके कश्मीर चले जाते। तो मुझे समझ में आया कि यार एक रिक्शा पुलर भी, एक परिवार जो है मिलके 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और हमारा पूरा देश, हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा समाज, हम लोग उनको ऐसे ही मतलब हिस्ट, उनकी कोई गिनती ही नहीं है हमारे समाज में। उनको जो कोई मन करता है 2 डंडा मार देता है, बिकॉज दे आर ब्लू कॉलर पीपल। उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते हम लोग। एक और बड़ा मशहूर, मैंने ये पहले भी शायद इसी अपने चैनल पे सुनाया है, नहीं सुनाया, वैसे पोस्ट लिखी है मैंने। सुल्तानपुर लोधी की एक फैमिली है, राजपूत फैमिली है। वो एक बार ऐसे ही मुझे बाई चांस मिल गए, तो उन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब या फेसबुक पोस्ट के जरिए पहचान लिया। तो ऐसे उनसे मेरा परिचय हो गया, और वो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। तो इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा पूरा परिवार यहीं रहता है पंजाब में ही, और वही
एक जो सबसे बड़े पापा हैं वो वहीं गाजीपुर में रहते हैं और हर महीने जो है ज़मीन खरीदते हैं, हर महीने ज़मीन खरीदते हैं। मैंने पूछा भैया ऐसा क्या करते हो आप लोग? कहता जी हमारी सुल्तानपुर में 15 फड़ें चलती हैं सब्जी और फ्रूट की। 15 अड्डे हैं हमारे परिवार के 15। तो मैंने पूछा एक फड़ की क्या इकोनॉमिक्स है, क्या इक्वेशन है तुम्हारी? कहता जी मिनिमम 1000 नहीं तो 1500 रुपया, समटाइम्स 2000 रुपया, 3000 रुपये शुद्ध बचत। 1000 रुपये तो मिनिमम है, मतलब सिर्फ अदरक लहसुन और नींबू भी बेचेगा ना तो भी 1000 रुपये कमा के घर जाता है। अच्छा क्या इन्वेस्टमेंट है साहब? सब्जी की फड़, एक रेडी पे सब्जी लाद के बेचने की इन्वेस्टमेंट क्या है? 2000 रुपये 3000 रुपये सुबह लगाए और शाम तक उस 3 के 5 बना के घर चले गए। हाँ मेहनत तो है, मेहनत तो करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दे आर मिंटिंग मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है साहब? पहले तो 16, 17, 18 साल तक आपके बाप ने आधा पेट रोटी खा के आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, फिर आपने बीए, एमए, पीएचडी सब किया, किसी फर्जी इंजीनियरिंग घुरहु कतवारू इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीटेक्स किया और आप 6000 रुपल्ली की नौकरी पे ज्वाइन किए। आज आप 5 साल से उस फील्ड में काम करते करते नोएडा में और गुड़गांव में या पुणे में या बेंगलोर में 30, 40, 50 हजार रुपल्ली की नौकरी करते हैं, जिसमें 30, 40 हजार रुपये आपका खर्चा हो जाता है। हर महीने बाप से पैसा मंगाते हैं और खुद को बोलते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है। ये रिक्शा वालों की औकात क्या है? ये सब्जी व रेडी लगाने वालों की औकात क्या है? मैं यहाँ अपने आश्रम में बैठा हूँ ना, हमने अपना टॉयलेट बनवाया, टाइल्स के 21 डब्बे अपने बाथरूम में लगवाए था, 21 बॉक्स, 120 रुपए बॉक्स का रेट है। लगभग 11 बजे 2 लड़के आए, उन्होंने टाइल्स लगानी शुरू की और रात को 8 बजे तक, बीच में लाइट की डिस्टरबेंस थी, गांव है ना, वो तो कटर वटर उनका चल नहीं पाता था, इसमें बड़ा डिस्टर्ब होके उन्होंने काम किया। इसके बावजूद रात 8, साढ़े 8 बजे तक 21 डब्बे टाइल्स के लगा के चले गए और 5 दिन की वेटिंग के बाद मुझे मिले थे वो। मैं पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा था कि कोई टाइल्स लगाने वाला मिल जाए और 5 दिन के प्रयास के बाद मुझे वो कारीगर मिला और एक दिन की दिहाड़ी 21 गुणा 120 कर लो, क्या भैया उसका इन्वेस्टमेंट है इस स्किल में, इस प्रोफेशन में उस बंदे की इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइल्स लगाना कौन सी रॉकेट साइंस है जो आप नहीं सीख सकते और वो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। 2500 रुपए की दिहाड़ी है उसकी रोज की। फिर आपको ये भी गलतफहमी है कि पैसा तो सिर्फ पुणे, बंगलुरु, गुड़गांव और नोएडा में सिर्फ मैं कमा रहा हूँ। हिंदुस्तान में सिर्फ 10 करोड़ लोग हैं जो 25,000 रुपया कमाते हैं। अरे भैया ये गांव में ये जो पानी पूरी और बतासे बेचने वाले लोग हैं ना, जलेबी बना के जो बेच रहे हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। हाँ, हमारा सिस्टम, हमारा समाज इनके इस टैलेंट को, इनके इस पोटेंशियल को अभी टैप करना नहीं जानता, इनको रिस्पेक्ट देना नहीं जानता, इनको पहचानते ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपसे लाख दर्जे बेहतर लोग जो देखने में मैले कुचैले लगते हैं ना, वही कल वाली बात कि जिनके शरीर से पसीने की बू आती है, आपसे बहुत बेहतर पैसा कमाते हैं। हाँ, अगर उनकी इस पूरे टैलेंट को, उनकी इस एनर्जी को, उनके द्वारा कमाए जा रहे इस पैसे को, अगर हमारा देश का जो सिस्टम है ना, वो उस सारे इनके इस पूरे उनके इस कमाई को अपने सिस्टम में ले आए,
उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने, हमने उनको असल में हाशिए पे धकेल रखा है, वो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं। तो साहब उनको सिर्फ मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है। अच्छा, कई लोग ना मुझसे सवाल पूछते हैं, अच्छा अब हमको बोल रहे पकौड़े तल लो, आपके बेटे क्यों नहीं पकौड़े तलते? अरे भैया ठीक है, तुमको बहुत बुरी लगती है मेरी बात, तुम मुझसे सवाल पूछते अपने बेटे से पकौड़े तलवाओ, मैं तो कलेक्टर बनूंगा जी, मैं तो नवेदा में 30,000 रुपए की नौकरी करूंगा, मुझे नहीं पकौड़े तलने। अरे भैया मत तलो, पर जो तल रहे हैं वो हैं। इस हिंदुस्तान में 20, 25, 50 करोड़ लोग हैं जो इसी तरह जीरो इन्वेस्टमेंट से रोजाना 1,000, 2,000 रुपए, 30 से लेकर 50,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। हाँ, आज उनकी एक कमाई, उनका ये पूरा सिस्टम चैनलाइज नहीं है, कल को चैनलाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, 5 से 10 सालों के अंदर सारा सिस्टम बन जाएगा, वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, वो भी टैक्सेस देने लग जाएंगे। अरे आप उनसे फालतू, आप एक ही, आप लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है शहरी बाबू लोग को, ये व्हाइट कॉलर बीटेक्स लोगों को, कि टैक्स तो सिर्फ हम देते हैं। अरे भैया तुम सिर्फ इनकम टैक्स उनके अतिरिक्त दे रहे हो, और तुम कितना टैक्स देते हो हमको भी पता है यार। और ऐसा कौन सा टैक्स है जो वो नहीं दे रहे हैं? अरे वो भी तो पेट्रोल भरवा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा ना, वो दे रहे हैं। उन्होंने भी तो लक्स साबुन खरीदा, उस पर टैक्स लगा, वो दे रहे हैं। वो भी तो कपड़ा जूता खरीदते हैं तो 5%, 12% जीएसटी दे रहे हैं। उनके से ज्यादा तुम सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स दे रहे हो। और कौन सा टैक्स दे रहे हो तुम? तो आज देश को, हमारे समाज को ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि वो लोग गरीब गुरबा लोग हैं, वो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, वो समाज से कटे हुए लोग हैं, वो किसी लायक नहीं है जनाब, वो हमसे आपसे बहुत बेहतर है। सिर्फ उनके इस टैलेंट को चैनलाइज करने की जरूरत है। अंधेरा हो गया था, आज मैंने बहुत लेट वीडियो बनानी शुरू की। आज के लिए इतना ही, अगले फिर अगले फिर दिन फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।